तो क्या नोटबंदी के खिलाफ विरोध फ्लॉप होने के बाद ममता बनर्जी को पीएम मोदी के खिलाफ तालिबानी फतवों का सहारा है? और क्या मोदी के विरोध के लिए ममता को फतवे भी मंजूर हैं? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि कोलकाता में नोटबंदी के फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ फतवा निकाला गया। फतवे में प्रधानमंत्री के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बातें कही गई। फतवा देने वाले जो काजी हैं उन्होंने कहा कि जिस कार्यक्रम में वो मौजूद थे उसमें टीएमसी के सांसद इदरीस अली भी मौजूद थे। बीजेपी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवे पर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसमें इमाम बरकती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। 7 जनवरी के हुए इस कार्यक्रम को बीते 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवा देने वाले इमाम पर कार्रवाई तो दूर, एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। आज इस घटना का जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पश्चिम बंगाल की वही ममता सरकार है जहां धूलागढ़ में दंगों की रिपोर्टिंग करने पर एफआईआर दर्ज करा दी जाती है, लेकिन एक व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ लोगों को उकसाता है, फतवा जारी करता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। 7 जनवरी को ही कोलकाता में बलूचिस्तान पर एक कार्यक्रम होना था जिसमें पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतेह, सैन्य अधिकारी पूर्व जनरल जीडी बख्शी और कश्मीर मूल के सुशील पंडित भी शामिल होने वाले थे, लेकिन इस कार्यक्रम को यह कहकर रद्द कर दिया गया कि इससे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवे से क्या धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती? क्या यह ना माना जाए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक फतवा देने वाले इमाम बरकती पर कार्रवाई न करके ममता उनका समर्थन कर रही है? क्या मोदी के विरोध के लिए ममता को तालिबानी फतवे की मंजूर हैं? और क्या ममता बनर्जी को पाकिस्तान मंजूर है, प्रधानमंत्री नहीं? आज की बड़ी बहस शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट। ऐसा करेगा उसको 25 लाख रुपया इनाम और उनका मजबूत दिया जाएगा और इंडिया माइनॉरिटी फोरम की तरफ से maximum people of India now want to see Mamata Banerjee as the Prime Minister appeal to maintain communal harmony and peace and love and equality। जिन साहब ने ये बेहुदा बात कही है उन्हें हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। हमारा जो कानून है, हमारा जो आइन है, हमारा दस्तूर है भारत का, जब वो इसकी कोई इजाज़त किसी को नहीं देता तो फिर उनको ये देखे बगैर कि वो शाही इमाम है या कोई मुफ्ती है या कोई मुसलमान है या हिंदू है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। थोड़ी बहुत भी शर्म है तो इस तरह की टिप्पणी करने वालों के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के लोग इस तरह की टिप्पणी करने वाले लोगों को कभी स्वीकार नहीं करते हैं, देश भी कभी स्वीकार नहीं करता है। तो हर बात को फतवा मत कहिए, मतलब एक मुंह से निकली बात फतवा नहीं होती है, तो ये एक मुहावरा है, गुस्सा है। एक उन्माद किस्म का व्यक्ति, उसको बाहर रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए मैंने एफआईआर दर्ज करी क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी नहीं। अगर सरकार नाम की कोई चीज़ होती तो इसके इस बयान के बाद सरकार खुद सो मोटो उसके ऊपर मामला दर्ज करती और उसको जेल के अंदर डालती। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, नोटबंदी पर प्रदर्शन फ्लॉप हुआ तो ममता ने लिया फतवे का सहारा। दूसरा सवाल, ममता राज में तालिबानी फतवे कब तक? तीसरा सवाल, क्या अब फतवे के दम पर देश में आएगा ममता राज? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, कब होगी प्रधानमंत्री पर फतवा देने वाले की गिरफ्तारी? और आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। तारिक फतेह साहब हैं, होस्ट हैं फतेह का फतवा, जी न्यूज़ पर जो खास कार्यक्रम आता है उस पर। पाकिस्तानी मूल के लेखक हैं, कॉलमिस्ट हैं और साथ ही साथ इस बहस में हमारे साथ होंगे संबित पात्रा, प्रवक्ता बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पेशे से सर्जन हैं, बीजेपी की केंद्रीय समिति में
उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सोमनाथ सिंह टीएमसी समर्थक हैं, टीएमसी की नीतियों के समर्थक हैं ये, और टीवी पर डिबेट्स जो होती हैं उसमें ये टीएमसी का समर्थन और उनका पक्ष रखते हैं। और सैयद मोहम्मद नूर रहमान बरकती, इमाम टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता, नोटबंदी के खिलाफ पीएम मोदी के खिलाफ जो फतवा जारी किया है वो बरकती साहब ने किया है, और शुरुआत मुझे लगता है बरकती साहब से ही कर लेनी चाहिए। बरकती साहब, पहला सवाल आपसे ही है, और सवाल ये है, मैं पहले बता दूं आप लोगों को कि शुरू में हम लोग जो ये डिबेट करते हैं उसमें 1.5 मिनट का बजर होता है, 1.5 मिनट का मौका दिया जाता है, और उसके बाद फिर 1 मिनट की बात होगी। तो बरकती साहब, सवाल सबसे पहले आपसे यही है कि कुछ गलतफहमी है कि आपको कि आप भारत में रह रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं, और दूसरा ये कि पश्चिम बंगाल भारत में या कहीं और है? मैं भारत में रहता हूं, और आज से नहीं, पूरी फैमिली और ख़ानदान जो है वो मेरे भारत में है। मैं कोई कहीं से भाग कर नहीं आया हूं, बल्कि भारत का बिल्कुल एक बेहतरीन नागरिक हूं। और मगरबी बंगाल में मैं टीपू सुल्तान शाही मस्जिद में 30 साल से इमामत कर रहा हूं, और मेरे वालिद भी यहाँ 60 साल से थे। तमाम आज़ादी की लड़ाई वगैरह सब में मैं शामिल रहा। लिहाजा मैं आपसे ये अर्ज़ करूं, शायद आपको ये तलख़ी अच्छी नहीं लगेगी और आप तालिबान भी कहेंगे और न जाने क्या क्या कहेंगे, हालांकि सारा सेटलमेंट आप लोगों का तालिबानी से है और पाकिस्तान से है। लेकिन मैं बता दूं, मैं एक भारतीय मुसलमान और इमाम, शाही इमाम होने के नाते मैं ये बता दूं कि जिस प्राइम मिनिस्टर ने हिंदुस्तान को ब्लैक कर दिया, बेच दिया, और जिस प्राइम मिनिस्टर पर कत्ल का इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम ही नहीं बल्कि सच्चाई है, गुजरात के अंदर जिसने कत्ल किया, आज कश्मीर को जिसने गोलियों से भून दिया, तमाम हिंदुस्तान के रहने वालों को, सबों को बिल्कुल सप्रेस किया, नोटबंदी करके तकरीबन 125 मासूम हिंदुस्तानियों का कत्ल किया, और इसी तरह से नोटबंदी करके हिंदुस्तानियों को ये बताया कि यहाँ सारे पैसे ब्लैक हैं, काले हैं, हिंदुस्तानी जो हैं वो काले हैं, यहाँ के ताजिर जो हैं काले हैं, यहाँ के मुसलमान बरकती साहब, आप वो बात कर नहीं पाए, वो बता नहीं पाए जो आपके पीछे की मंशा थी। बजर बज गया है। समित, जो बात बरकती कह रहे हैं उसे देखकर बड़े कई सवाल खड़े होते हैं, जहन में आपके भी कुछ सवाल खड़ा हो रहा होगा अभी। मैं बरकती जी की कुछ सच्चाइयों को यहाँ रखना चाहूँगा। आज से 1 साल पहले कुर्बानी को लेकर जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने कुछ फरमान जारी की थी, तो यही बरकती साहब है जिन्होंने कहा था, मैं हूबहू पढ़ दे रहा हूँ क्या कहा था, हम न हुकूमत से डरते हैं, कोई माई का लाल है तो हम उसको भी देख लेंगे, घुस के तो आए। ये भारत की अदालत तो बिके हुए हैं, अदालतें तो सारी बिकी हुई हैं, उनका क्या सुनना है हमें। दूसरी बात, ये वही बरकती है जब ओसामा बिन लादेन मारा गया था, आतंकवादी ओसामा बिन लादेन, उसके लिए इन्होंने नमाज जनाजा रखवाया था कलकत्ता के टीपू सुल्तान मॉस्क में, और ओसामा बिन लादेन की शांति की कामना की थी। ये ओसामा बिन लादेन को दूत, मसीहा मानते हैं। तीसरा, ये वही बरकती जी हैं जिन्होंने 2004 में नसीमा तस्लीम को गले से काट देने का फतवा जारी किया था कि जो तस्लीमा नसरीम का गला काट के लाएगा उसको 20,000 रुपए दिए जाएंगे। 2005 में उसका रेट बढ़ा के 50,000 किया गया, 2007 में अनलिमिटेड किया गया। ये प्रशासन के सामने और पुलिस के सामने ये सब करने की और बोलने की हिमाकत इस प्रकार के इमाम रखते हैं। मैं तो ये समझ नहीं पाता हूं कि आखिर इस प्रकार के इमामों को आज तक राज्य सरकार ने अरेस्ट क्यों नहीं किया है। अरेस्ट तो किया सो नहीं किया, उल्टा आप देखिए, मैं फोटो दिखा रहा हूं, ये ममता बनर्जी हैं और ये वही इमाम हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी उनको अपना भाई मानती है और इमाम उनको अपनी बहन मानते हैं। ये फोटो तस्लीमा नसरीन ने आपकी अभी आवाज नहीं आ रही है, अभी आवाज नहीं आ रही है, जिसने मेरा सर बारी आएगी तब करेंगे, अभी सब को बोलने दीजिएगा। चलिए तारक फतेह साहब, आप देख रहे हैं क्या तस्वीरें, और इसी तरीके की बातों को आप उठाते हैं। इस देश में फतवा जारी कर दिया गया है, वो भी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ। पहले तो मुझे समझ नहीं आती ये मस्जिद शाही क्यों है, और ये बाप बेटा और पोता, और ये मतलब क्या इमामत कोई मुग़ल सल्तनत है या बलबन या अल्तमश की हुकूमत है कि पहले एक लेता है फिर दूसरा लेता है, और ये कौन सी शहंशाहियत है। और ये टीपू सुल्तान कहाँ से आ गया कलकत्ता के अंदर।
यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि एक शख्स बैठ के हर वो बात कह रहा है जो हिंदुस्तान की हर चीज़ के ख़िलाफ़ है, लेकिन क्योंकि उसने वो पासपोर्ट पकड़ा हुआ हाथ में, वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहा है। और मुझे बताइए कि ये फतवा देने का इनको फतवा है क्या चीज़? यानी आपने पिछले 100-150 साल से मुसलमानों की ज़िंदगी हराम की हुई है कि कुछ लोगों के हाथ में ये कागज़ दे दिया कि ब्लैकमेल करो, सताओ उनको, उनकी ज़िंदगी हराम करो। कितने लोग मर गए इसी फतवे से जो हिंदुस्तान में लोगों ने लगाए, मौलवियों ने। जो सलमान रुश्दी का नावल आया, उसके बाद कहाँ कहाँ ये फतवे लगाएंगे। और फतवे का मतलब ही ये हो गया दुनिया भर में, आयतुल्लाह खुमैनी से लेके आज तक, कि जहाँ फतवे का मतलब है किसी गर्दन उड़ा दो, चाहे वो फतवा घड़ी या लाउड स्पीकर के अगेंस्ट हो, कुछ भी हो। इंतहाई बेवकूफ़ाना लीडरशिप मुसलमानों के हिंदुस्तान में हो गई है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पीछे हट के अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारते हैं। और ये मौसूफ आके बताइए कि कह रहे हैं कि सर मुंडवा दो तो इतने पैसे मिलेंगे। ये मतलब 12वीं सदी में बैठे हुए हैं। ये आपने ज़रा डिजिट्स हटाएं, ये 21वीं सदी है मौलाना साहब। चलिए 21वीं सदी में, लेकिन 21वीं सदी में वो सरकार क्या कर रही है जिसकी जिम्मेदारी बनती थी कि कार्रवाई होनी चाहिए। सोमनाथ सिंह हैं, टीएमसी सपोर्टर हैं, और टीएमसी की नीतियों का ये पक्ष बड़े ध्यान से रखते हैं, समझ कर रखते हैं। सोमनाथ जी, आपकी सरकार को, आपकी मुख्यमंत्री को दिखाई और सुनाई नहीं दे रही ये बात कि एक आदमी भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवा जारी कर रहा है? और भारत के प्रधानमंत्री क्या, किसी भी नागरिक के खिलाफ अगर कोई आदमी इस तरीके का फतवा जारी करता है, ये तो साफ तौर पर गैर कानूनी है, कानून का उल्लंघन कर रहा है। अब तक FIR क्यों नहीं कराई गई? इस आदमी को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? नहीं, आपने जो बताया, देखिए अगर कोई फतेहा ऐसा दिया हो तो बरकती साहब बैठा है, आंसर उन्होंने देने, जिम्मेदारी उनका है। लेकिन एक बात बताइए, बरकती साहब जब बोल रहे हैं उसी टाइम यूपी इलेक्शन में बीजेपी का MLA जगन प्रसाद जी ने एक इलेक्शन में, समझित पत्रासी बैठा है वहां पर, बोल रहा है, इलेक्शन कैंपेनिंग में बोल रहा है, you will have the fires bullets, you will have to take up rifles, you will have the knives, election are approaching in 2017, bring showing your strength। 5000 से ज्यादा आदमी वहां पर चिल्ला रहा है, जिस हिंदू का खून ना खुले वो नहीं है, वो खून नहीं है, वो पानी है। इसका अगेंस्ट भी कुछ करना चाहिए। एक्चुअली ऐसा स्टेटमेंट, अच्छा, तो इसके रिएक्शन के तौर पर आप लोग ये कर रहे हैं, उस धर्म के ऊपर। सोमनाथ जी, इसके रिएक्शन के तौर पर आप ये कर रहे हैं ना? नहीं, आप, इसका मतलब ये हो गया, आपके MP वहां बैठते हैं, ये तो देखिए, वो MP बैठ करके एक ऐसा गैर कानूनी फतवा उस पर ताली बजाते हैं, और अब आप उसको जस्टिफाई करने में लग गए। बताया, बुखारी साहब ने बताया, संजीव पत्रा ने ये बताया, ये ताहिर साहब ने बताया, आप किसी का टाइम में आप, मेरा सवाल सीधे सीधे सोमनाथ जी आपसे है, क्या इस वक्त बरकती को जेल में नहीं होना चाहिए था? सवाल नहीं है। अरे बरकती का बुलाने से पहले आइए ना, कौन सा कल्चर चल रहा है बीजेपी पावर में आने का बाद, ये मैं दिखाना चाहता हूं आपको। कौन बोल रहा है शाहरुख खान टेररिस्ट है पाकिस्तान का? ये हमारा बात नहीं है, कौन बोल रहा है? चलिए ठीक है, ये बात उठ रही है, और उठे उससे पहले बरकती साहब के पास चलना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो जिस तरीके के फतवे जारी करते हैं उसे देखकर लगता नहीं कि वो भारत के नागरिक हैं। ओसामा बिन लादेन से आपको बहुत ज्यादा प्यार नजर आता है। बोलो, हमसे बात करे। मैं बोल रहा हूँ, मैंने देखा है। हाँ, यही पूछना चाह रहा हूँ बरकती साहब कि आपको ओसामा बिन लादेन से बहुत प्यार है, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ आप फतवा जारी करते हैं। आपको भी प्यार है, आपको भी ओसामा से खूब प्यार है। हमको प्यार नहीं, हमारे लिए वो एक आतंकवादी है। इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, चाहे कोई भी हो, एक संवैधानिक पद के व्यक्ति के खिलाफ आप कैसे फतवा जारी कर सकते हैं? मोदी ने लिया है। अरे मैं तो तुम्हारे टीवी में बोल रहा हूँ कि जिससे लिया उसी से। दाऊद इब्राहिम से पैसा नहीं लिया आप लोगों ने? मेरे खिलाफ भी फतवा जारी कर दीजिए। आप ये कहना चाह रहे हैं? आप दाऊद इब्राहिम से पैसा नहीं लिया आप लोगों ने? अरे मोदी ने, आपके फतवा से क्या तकलीफ हो रही है? फतवा तो ऐलान है, ऐलान हक है, सुन लीजिए। ये देखिए, ऐलान हक है, वो खत्म हो गई वो दास्तानें, जब चाकू निकाल के मार दिए जाते थे। अब दारा शिकों की गर्दन नहीं कटेगी। वो
आपके हिंदुस्तान में दारा शीखों की गर्दन नहीं कटेगी, याद रखिए। औरंगजेब मर गया, अब सुनो, अब दारा शीखों की गर्दन नहीं कटेगी, तुम्हारी गर्दन कटेगी बेवकूफ। मेरी तो मर गया है, काट दीजिए, खानदान भी मर गया है, काट दीजिए मेरी गर्दन, तेरी सब कट चुकी है, मेरी काट दीजिए। यानी आप लाइव टीवी पे कत्लेआम की धमकी दे रहे हैं और वो साथ में मजे की बात सरकार नहीं, ये बात गवर्नमेंट बैठाया हुआ है। राहुल जी कौन से आतंकवादी को लेके आ गए हो? कातिल तू है, खाया है तू इब्राहिम। मैं ऑब्जेक्ट करता हूँ, आतंकवादियों के साथ मैं नहीं बैठता हूँ, मैं आतंकवादियों के साथ डिबेट में नहीं बैठता हूँ। ये आज तारिक फतेह को कह रहे तेरी भी गर्दन कटेगी, ये हम सबका गर्दन काटने के लिए बैठे हैं। और किसी ये आतंकवादियों के साथ बैठकर डिबेट करने का दिन आ गए हमारे, ये आतंकवादी के साथ डिबेट करेंगे हम सर? बैठे हुए आतंकवादी की आवाज को बंद किया जाए। देश की जनता आतंकवादी को क्यों सुन रही है? संबित सवाल यही है कि क्या बोल रहे हैं, गर्दन कटेगा सरकार की तरफ से? ये तारिक फतेह को बोल रहे हैं तेरी गर्दन कटेगी और हम सुन रहे हैं लाइव टेलीविजन में ऐसी बातें बोल रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती, सवाल नहीं, मैं बोलता हूं, सुनिए, ये पश्चिम बंगाल के सरकार का नकारापन है। ये सुनिए, मेरी बात सुनिए, पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, जिस मंच पे ये फतवा दिया गया था ये तृणमूल कांग्रेस का मंच था। ये मंच इद्रिस अली जो कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद है, उस कांग्रेस के सांसद ने सजाया है, उसी मंच पे से ये फतवा दिया गया। आप तैयारी करके नहीं आए हैं सिंगारॉय जी, पढ़ के आइए। मैं आपसे कहूंगा आप वो विजुअल दिखा दीजिए, आप वो विजुअल दिखाइए जिसमें इद्रिस अली बैठे हुए हैं और पीछे में क्या लिखा हुआ है। आप वो विजुअल दिखा दीजिए, वो विजुअल दिखाइए जिसमें इद्रिस अली का मंच है, जिसमें बताया गया है। अगर हम कांग्रेस के मंच में इद्रिस अली का मंच है। शांत होकर बैठ के सुन लीजिए, ये तृणमूल कांग्रेस के मंच पे से फतवा दिया गया है, फतवा जारी करे। और अब टेलीविजन पर जब उससे सवाल पूछे तो वो तो हमारे पे भी फतवा जारी करने की फतवा नहीं सर, फतवा नहीं। और ये टीएमसी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इनको इस वक्त ये नोट करना चाहिए कि लाइव टेलीविजन पे जो लाखों ने देख लिया कि एक शख्स आके कहता है मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, और ये ऐसी गवर्नमेंट हो गई है ममता बनर्जी की जो इस थ्रेट को, यू आर टू स्कैर्ड ऑफ दीज मुल्लाज। नो सर, यू आर कावर्ड्स एंड यू आर स्कैर्ड ऑफ दीज मुल्लाज, क्योंकि ये आपकी काट देंगे। आपको ये दिखाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया? नहीं, आपने सुना। जो भी बात करना है पाकिस्तान का बाहर आके सिर्फ मुस्लिम को अगेंस्ट बोलने का है। अरे भाई आप बताएं, आप एफआईआर पाकिस्तान में नहीं जाते हैं, पाकिस्तान का बाहर आके सिर्फ हिंदू का मुस्लिम के अगेंस्ट में जाते हैं। हिंदू और मुस्लिम कहां से एफआईआर तो किया ना, यहाँ पर एफआईआर तो किया, एफआईआर तो किया ना, बीजेपी वाले ने तो किया एफआईआर। कौन वो शख्स है जो देश के कानून के खिलाफ बात करता है? देश के कानून के खिलाफ सीआरपीसी, आईपीसी जैसे कानून है, संविधान है, उन सबको छोड़ करके देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ फतवा जारी करता है। आप हिंदू मुस्लिम में आ जाते हैं और आप जैसे लोग ही हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करके उसके बाद उन मुद्दों को उठा के ले जाते हैं। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। मुसलमान की नजर से आप देख रहे हैं या कानून तोड़ने वाले शख्स की नजर से आप देख रहे हैं? कांग्रेस सपोर्टर, एक ही तृणमूल कांग्रेस लीडर ये सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इसका बाद ये भी ध्यान में रखना चाहिए, पूरा देश झुका। बीजेपी आने के बाद इंटॉलरेंस बहुत ज्यादा हो गया। आप भूल गया क्या गणेश पांसे का नाम, आप भूल गया कालबुर्गिया का नाम, इन लोगों का हत्या कर दिया गया। आप कालबुर्गी का नाम भूल गया, आज गणेश पांसे का नाम भूल गया। इंटॉलरेंस के कौन सा हिसाब से कहां पर आपको पता होना चाहिए? बीजेपी पावर आने के बाद जो बताया इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका कौन सा बीजेपी इंटॉलरेंस कहां पर पहुंच गई, ये आप लोग को भी देखना चाहिए। नहीं, देखिए ये सिंगाराय कौन है, ये सिंगाराय जी कौन है सपोर्ट करने वाले नहीं करने वाले? जब तृणमूल कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया है तो आप कौन है? जब आपके लीडर इद्रिस अली ने कल बयान जारी किया है कि मैं सपोर्ट करता हूं फतवा को, तो आप कौन है? किया जाएगा। आप एमपी हैं तृणमूल कांग्रेस के। धमकी देता है, सुनिए एक बात मुझे पूछने दीजिए जी, आप ये बता दीजिए सिंगारॉय साहब, इद्रिस अली तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तृणमूल कांग्रेस के, आप एमपी हैं क्या तृणमूल कांग्रेस के? कल स्टेटमेंट जारी किया है इद्रिस अली ने और कहा है कि मैं इस फतवे का समर्थन करता हूं क्योंकि ये इस्लामिक फतवा है और मैं एक मुसलमान हूं, इसलिए मैं इस्लामिक फतवा के खिलाफ नहीं जाऊंगा। सिंगारॉय साहब आप कौन है? आप तो प्रवक्ता भी नहीं है पार्टी के। उन्होंने नहीं बताया मैं तृणमूल हूं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं, आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सपोर्ट कर रहा है इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं। आप लोगों ने तालिबानाइजेशन किया है बंगाल का, ये हो सकता
आप लोगों ने बंगाल को सेक्युलराइजेशन कर दिया है और धिक्कार है आप जैसे लोगों पर। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। सोमनाथ, आपको कम से कम इतना तो देख सकते हैं कि कोई आदमी टेलीविजन पर क्या कह रहा है। अरे इद्रिस अली का वो देखिए, होर्डिंग लगा हुआ है, पीछे देखिए होर्डिंग देखिए क्या लगा हुआ है, मोदी हटाओ देश बचाओ, इद्रिस अली उसी के मन में ऐसे हो रहा है सब कुछ। बरकती ने इस्तेमाल किया, उसके बाद उन्हें अपनी डिबेट से हम लोगों ने हटा दिया। तो ये इद्रिस अली कौन है? तौर पर ऐसे लोगों इद्रिस अली? को कहीं पर भी कोई प्लेटफॉर्म देना नहीं चाहिए तारिक फतेह साहब। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, यही आपका शो है फतेह का फतवा। देखें, और ये लोग यहाँ बैठ करके भारत में इस तरीके की बात इसीलिए कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान पे ब्लैकमेल का वक्त है कि एक मुट्ठी भर लोग मुसलमानों, हिंदुस्तानी मुसलमानों को कैद करके, उनकी नाजायज़ लीडरशिप इख्तियार करके, उनको यूज़ करके आप अपना जो एजेंडा है उनका, उसामा बिन लादेन का, वो हिंदुस्तान पे नाफिज करें ना। मैं एक आयरनी पे आपको आई वांट टू पॉइंट दैट आउट। एक शख्स का नाम सोमनाथ हो और वो उस शख्स का साथ दे रहा हो जो महमूद अब गजनवी को अपना लीडर मानता हो। ये कितनी बड़ी आयरनी इस हिंदुस्तान में कि सोमनाथ नाम के आदमी को दिल लगी हो उससे जो मोहम्मद महमूद गजनवी को अपना हीरो मानता हो। ये कहां तक गिर गया? परवेश साहिब सिंह वर्मा नाम करके एमपी। सवाल ये नहीं है, आप तो ये चलिए हम मान लेते हैं कि राजनीति का एक दूसरा पहलू हो सकता है, लेकिन सबित यहाँ सवाल आपके बार-बार मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि केंद्र में आपकी सरकार है, आप सिर्फ बार-बार यही कहते रहेंगे कि चूंकि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, वहां जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ ममता सरकार है। सरकार तो आपकी भी है, आप चाहें तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। नंबर 1, देखिए मैं इसको आपको लॉजिकली समझाता हूँ। हमने कानून का रास्ता अपनाया, एफआईआर बीजेपी पार्टी ने खुद जाके पुलिस स्टेशन में कराया है। हमने कहा है कि अरेस्ट किया जाए इमाम बरकती को। रिपोर्ट भी होम मिनिस्टर ने दूलागढ़ के समय मंगाया था। मैं बता रहा हूँ दूलागढ़ की भी स्थिति पता है सबको, मंगाया था बीजेपी का स्टैंड पता है सबको दूलागढ़ पे क्या था। प्रेसिडेंट सुन ले, मैं कंप्लीट कर लूँ, मैं कंप्लीट कर लूँ। आपने कहा, आप पूछेंगे प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं लगा देते बंगाल पे। प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे तो आप लोग कहेंगे ये इंटॉलरेंस है, राज्यसभा में पारित भी नहीं हो पाएगा क्योंकि राज्यसभा में हमारे पास उस प्रकार का बहुमत भी नहीं है। देखिए आज ये बंगाल में जो हो रहा है उस पर खुल के चर्चा करिए, हम जितना कर सकते हैं। देखिए ये जो जितने भी केसेस बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये तय किया कि जो भी टैक्स का पैसा है वो इमामों को, जितने भी हजारों लाखों इमाम हैं उनको 2500 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। किसने केस किया कि ये सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म है? भारतीय जनता पार्टी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में केस किया, हम केस भी जीते और उसका अंजाम रहा कि ममता बनर्जी को झुकना पड़ा। जो भी कानूनन किया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी कानूनन वो सब कुछ काम कर रही है। पर ऐसे लोगों का क्या होगा? बरकती जैसे लोगों का क्या होगा? सवाल यही उठ रहा है। और सवाल ये भी उठ रहा है कि तांडव मचा हुआ है राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं जब बात खुलकर सामने आने की होती है तो एक सेफ साइड ढूंढना शुरू कर देती है, कोने में निकलना शुरू कर देती हैं, कुछ बहाने निकालना शुरू कर देती हैं, कुछ ऐसी चीजें लाना शुरू कर देती हैं जिससे खुल करके उनकी जो आइडियोलॉजी है वो सामने ना आए। क्यों?